1 अगस्त 1966 को चार्ल्स विटमैन ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास टावर के ऑब्जर्वेशन डेक तक लिफ्ट के जरिए पहुंचा। फिर उस 25 साल नौजवान ने नीचे मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाकये में 13 अफराद हलाक हुए और 33 जख्मी हुए। यहां तक कि विटमैन खुद भी पुलिस के हाथों मारा गया। जब वो उसके घर पहुंचे, घर में दाखिल हुए और ये मालूम हुआ कि उसने इससे पहले बीवी और मां को भी कत्ल कर दिया था। इस रैंडम वायलेंस के वाकये में सबसे ज्यादा हैरान कुन बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये थी कि चार्ल्स विटमैन की शख्सियत में कोई वाज़ेह अलामत मौजूद नहीं थी जो इस वाकये की पेशगोई कर सकती। वो एक ईगल स्काउट था, बैंक में कैशियर मुलाजिम था और इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। अपनी बीवी और मां को कत्ल करने के फौरन बाद उसने बैठकर एक किस्म का खुदकुशी नोट तहरीर किया जिसमें उसने लिखा, मैं आजकल खुद को सही तौर पर नहीं समझ पाता। मुझे एक आम, माकूल और ज़हीन नौजवान समझा जाता है। ताहम हालिया दिनों में मुझे याद नहीं कि ये कब शुरू हुआ। मैं गैर मामूली और गैर माकूल ख्यालात का शिकार हो रहा हूँ। मेरी मौत के बाद मेरी ख्वाहिश है कि मेरा पोस्टमार्टम किया जाए ताकि ये देखा जा सके कि क्या मेरे जिस्म में कोई वाज़ेह जिस्मानी खराबी मौजूद है। विटमैन की दरखास्त मंजूर कर ली गई। पोस्टमार्टम के बाद पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी कि विटमैन के दिमाग में एक छोटा सा ट्यूमर मौजूद था। यह तकरीबन एक निकल के साइज का था और ये दिमाग के उस हिस्से पर दबाव डाल रहा था जिसे एमिगडाला कहा जाता है, जो खौफ और जाहिरियत से मुतालिक होता है, हमारे अंदर फियर और एग्रेशन से मुतालिक होता है। एमिगडाला पर इस मामूली से दबाव ने विटमैन के दिमाग में एक कास्केड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, एक सिलसिलावार असरात पैदा किए, जिसके नतीजे में उसने ऐसे अमल किए जो आम हालात में उसकी शख्सियत के बिल्कुल बरखिलाफ थे। इसके दिमागी मादे में तब्दीली आ रही थी और उसके साथ ही उसकी शख्सियत भी बदल रही थी। ये एक इंतहाई मिसाल है, लेकिन इससे कम शिद्दत की तब्दीलियां भी हमारे दिमाग को और उसके नतीजे में हमारी शख्सियत को बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर मंशियात या अल्कोहल का इस्तेमाल बाज़ इक़साम की एपिलेप्सी मर्गी लोगों को ज्यादा मजहबी बना देती है। पार्किंसन की बीमारी अक्सर लोगों से उनका ईमान छीन लेती है, जबकि पार्किंसन की दवा बाज़ औकात लोगों को कंपल्सिव गैम्बलिंग, मजबूरी के तहत जुआ खेलने पर मजबूर कर देती है। ये सब बीमारी या कीमियाई मादे ही नहीं जो हमें बदलते हैं। हम जो फिल्में देखते हैं, जो नौकरियां करते हैं और जिन तजर्बात से गुजरते हैं, ये सब मुसलसल हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को दोबारा तश्कील देते हैं, उनको रीवायर कर रहे होते हैं, जिन्हें हम मजमूई तौर पर हम कहते हैं। और यकीनन चूंकि साइंस पेशन गोई करने में, प्रेडिक्ट करने में बहुत कामयाब रही है, इसी वजह से आज की दुनिया में बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कायनात के कवानीन और उसमें रहने वाले इंसानों की नफ्सियात की मुकम्मल और जामे अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो, समझ मौजूद हो, तो आपके रवैये की हर बात को किसी ना किसी प्रायर कॉज की बुनियाद पर बिल्कुल दुरुस्त तौर पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये दरअसल लैप्लेस के मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट, फिक्री तजर्बे की एक्सटेंशन है, तौसी है। सिमन लैप्लेस ने बहुत पहले अपने काम में ये कहा था कि एक फर्जी डीमन का तसव्वुर करें, ऐसी हस्ती जो कायनात में मौजूद हर जर्रे की दुरुस्त हालत और मुकाम को जानती हो और उसे इन तमाम तबई कवानीन यानी लॉज ऑफ फिजिक्स का मुकम्मल इल्म हो जो कायनात को चलाते हैं। तो ऐसी हस्ती हर उस फ्यूचर इवेंट को मुकम्मल और दुरुस्त प्रेडिक्ट कर सकती है जो मुस्तकबिल में होने वाला है। इस ख्याल का मकसद यह है कि अगर कायनात का हर जर्रा एक ही मुस्तकिल कवानीन, कांस्टेंट लॉस के तहत है, तो गोया हम इस पूरी फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड प्ले आउट कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसी उसूल के बुनियाद पर माहिरीन फलकियात ने ये बता सकते हैं कि जुपिटर मुश्तरी 20 साल बाद कहां होगा।
लेकिन यहां असल सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ये पेश गोई कर सकते हैं कि जुपिटर 20 साल बाद कहां होगा, तो क्या नील डीग्रास टाइसन ये पेश गोई कर सकते हैं कि आप 20 साल बाद कहां होंगे? खुदा करे ऐसा ना हो। सवाल यह है कि नजरियाती तौर पर अगर हमारे पास कायनात की मुकम्मल समझ हो और हर वाकये को बिग बैंग तक पीछे जाकर समझा जा सके, तो क्या हम ये पेशन गोई कर सकते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या अगला कदम उठाएंगे? इसी तरह क्या हम ये भी बता सकते हैं कि हर शख्स अगले लम्हे में क्या करेगा? हार्ड डिटर्मिनिज्म के हामी ये मानते हैं, सख्त जबरियत के हामी ये मानते हैं कि अगर हमारे पास उन तमाम हकाइक का मुकम्मल इल्म हो जो वाकयात की बुनियाद बनते हैं, तो हम हर चीज को प्रायर कॉजेज, पिछले असबाब की बुनियाद पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चाहे लोगों को अपने जहन में ये कैसा ही महसूस हो कि वो आजादाना फैसले कर रहे हैं। ये बात काफी गहरी और भारी महसूस हो सकती है। एक सख्त जबरियत के नुक्ते नजर रखने वाले शख्स उस शख्स से जो आजाद फ्री विल लिबर्टेरियन है या फ्री विल लिबर्टेरियन पर यकीन रखता हो, शायद ये कहेगा, फर्ज करें कि आप एक लम्हे में 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस में से इंतखाब कर रहे हैं। जो ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं, जिनमें से आप बज़ाहिर इंतखाब कर रहे हैं ऑस्टेंसिबली और चूजें, वो दरअसल ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप शऊरी तौर पर खुद पैदा कर रहे हैं। यानी दोज आर नॉट थिंग्स दैट यू आर कॉन्शियसली प्रोड्यूसिंग। आप ये नहीं कर रहे कि बहुत जोर लगा कर स्ट्रेन करके अपने ब्रेन को सोचें कि मैं अभी कुछ ख्यालात पैदा करने जा रहा हूं, जनरेट कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। नहीं, एक सख्त जबरी नुक्ता नजर के मुताबिक, डिटर्मिनिज्म के मुताबिक, ये ख्यालात खुद ब खुद नमूदार होते हैं, जैसे कहीं से अचानक आ गए हों और यानी सीमिंगली अराइजिंग आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके तमाम प्रायर एक्सपीरियंस, साबका तजर्बात का नतीजा होते हैं, जो आपके मौजूदा जहनी ढांचे यानी मेंटल आर्किटेक्चर के जरिए छन कर सामने आते हैं, फिल्टर होकर उससे गुजर के आते हैं। ख्यालात में से इंतखाब कर रहे हैं, ख्यालात आप जिन ख्यालात में से इंतखाब कर रहे हैं जिन्हें आपने खुद मुंतखब नहीं किया, यू आर फ्रीली चूजिंग बिटवीन थॉट्स दैट यू आर नॉट चूजिंग। और गालिब इम्कान यह है कि एक सख्त जबरियत का हामी ये कहेगा कि आपके इंतखाब करने का पूरा अमल भी जो आपको आजाद महसूस होता है, दर हकीकत आपके पिछले तजर्बात और जहनी साख्त के तहत होता है, यानी आपके जो प्रायर एक्सपीरियंस है उन्हीं के तहत होता है। दर हकीकत ये बात इससे भी आगे निकल जाती है। माजी में कुछ हार्ड डिटर्मिनिज्म के हामियों ने यहां तक दावा किया है कि अगर हम डिटर्मिनिज्म को इसके मंतकी अंजाम तक ले जाएं तो ये मानना गैर माकूल नहीं होगा कि एक दिन चांस, इत्तेफाक का तस्वुर ही आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ये यानी जो कुछ आज हमें रैंडम दिखाई देता है वो दरअसल सिर्फ इस बात की अलामत है कि हमने अभी तक उन असबाब और अवामिल को, उन कॉजल मैकेनिज्म्स को पूरी तरह नहीं समझा जो ये तय करते हैं कि क्या होने वाला है। और अगर हमें काफी वक्त मिले और इल्म में मजीद इजाफा हो तो मुमकिन है कि हम रैंडमनेस और इत्तेफाक, चांस का तस्वुर एक सख्त जबरी डिटर्मिनिस्ट मुआशरे में बिल्कुल अजनबी चीज बनकर रह जाए। ये तस्वुर करना दिलचस्प है कि एक ऐसी दुनिया में जीना कैसा महसूस होगा, और हम थोड़ी देर बाद इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि एक सख्त डिटर्मिनिस्ट मुआशरा कैसा दिखाई दे सकता है। लेकिन अब जबकि हम फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के स्पेक्ट्रम के दोनों इंतहाओं को बयान कर चुके हैं, तो जरूरी है कि हम उनके दरमियान मौजूद तमाम ग्रे एरिया, सुरमई इलाकों पर भी बात करें। देखें, अगर आप हार्ड डिटर्मिनिज्म के कायल हैं, सख्त जबरियत के कायल हैं, तो आपके मौक़िफ़ के मुताबिक आजाद इरादा, फ्री विल का वजूद मुमकिन नहीं, क्योंकि तभी आपकी बात
मंतकी तौर पर कायम रहती है, आप ज्यादा कोहेरेंट रहते हैं। और अगर आप लिबर्टेरियन फ्री विल के हामी हैं, आजाद इरादे के हामी हैं, तो फिर सख्त जबरियत दुरुस्त नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती। इसलिए इन दोनों के दरमियान हमें बहुत से ऐसे नजरियात मिलते हैं जो आजाद इरादे और जबरियत के दरमियान रिकंसिलिएशन, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये मुमकिन है कि हकीकत की साख इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि एक तरफ तो हम बैरूनी अवामिल यानी आउटसाइड फैक्टर्स से मुतासिर हो, इफेक्ट करें वो हमें, जैसे कि सोसाइटी, पेरेंट्स, मीडिया और सोसाइटी, और वो मीडिया जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ हमारे तजुर्बे के किसी और सतह पर, एट सम अदर लेवल ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हम वाकई मुख्तलिफ इख्तियारात में से आजादाना इंतखाब करने की सलाहियत रखते हों। इस स्पेक्ट्रम के दरमियानी हिस्से में आने वाले नजरियात को कंपैटिबिलिज्म कहा जाता है। और अगरचे ये बात कुछ रिडंडेंट लग सकती है, लेकिन याद रखें कि एक कंपैटिबिलिस्ट के लिए ये जरूरी नहीं कि वो इस मानी में आजाद इरादे पे यकीन रखे कि आप अपने हर अमल को, हर एक्शन को मुकम्मल तौर पर आजादाना तौर पर मुंतखब करते हैं। उनका असल काम ये है कि उन्हें ये समझना होता है कि आप किस हद तक आजाद हैं और हमारे जहन या सोच का कौन सा खास हिस्सा वाकई आजादाना इंतखाब करता है। ये मामला सब कुछ या सब कुछ भी नहीं, ऑल और नथिंग वाला नहीं होता। इन सवालात के जवाब तलाश करना ही कंपैटिबिलिज्म के फलसफे की एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है। और अगर आप आजाद इरादे के बारे में सदियों पर फैली हुई बहस और उसमें होने वाली पेशरफ्त का, प्रोग्रेस का मुताला करें, तो आप देखेंगे कि इस मैदान में जो तरक्की हुई है वो ज्यादातर इस वजह से हुई है कि लोगों ने फ्री विल, आजाद इरादे को ज्यादा दकीक, रिगरस अंदाज में समझने और बयान करने की कोशिश की। वो इस बात को ज्यादा बारीकी से समझने लगे कि जब हम कहते हैं कि हम आजादाना इंतखाब कर रहे हैं, तो दरअसल हम अपने रवैये के किस मखसूस हिस्से की बात कर रहे होते हैं। आइए इस पूरी बहस को एक सादा सा इसका हम खाका देखते हैं कि ये आम तौर पर कैसे आगे बढ़ी। हजारों साल पहले आजादी के बारे में गुफ्तगू ज्यादातर फ्रीडम ऑफ एक्शन, अमल की आजादी के गिर्द रिवॉल्व करती थी, घूमती थी। बुनियादी ख्याल ये था कि आजाद होने का मतलब क्या है। इसका सादा जवाब ये दिया जाता था कि आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। इफ यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट, देन यू आर फ्री। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी कि लोगों को एहसास हो गया कि ये तारीफ मुकम्मल नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपके सर पर बंदूक रखकर आपको कुछ करने पर मजबूर करे, फोर्स करे, तो टेक्निकली देखा जाए तो आप मरना नहीं चाहते, इसलिए आप वही करते हैं जो गनमैन कह रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद ये आपका आजादाना इंतखाब नहीं होता। यहां आप बाहर से एक शदीद जबर, कोहर्जन के तहत होते हैं। और जब हम इखलाकी जिम्मेदारी, मोरल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी किसी को उसके अमल पर किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, चाहे अदालत हो या हमारी जाती जिंदगी, तो हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि जिस शख्स के सर पर बंदूक हो, हम उसके बारे में वैसा ही फैसला नहीं करते जैसे एक आजाद शख्स के बारे में करते हैं। यानी हम उसको एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। इससे एक आसान सा ख्याल पैदा होता है कि शायद आजाद इरादा वो है जब इंसान वही करे जो वो वाकई चाहता है और इस पर कोई बैरूनी जबरदस्ती ना हो। लेकिन ये तारीफी मसाइल पैदा करती है। मसलन फलसफी एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो सिगरेट नोशी का आदी हो, एडिक्टेड हो। यहां किसी ने उसके सर पर बंदूक नहीं रखी होती और वो वाकई हर अपनी क्रेविंग्स के वक्त सिगरेट पीना चाहता है, उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करने की आजादी क्या है, तो ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उस शख्स को एक रियल फिजिकल डिपेंडेंसी है जिसको वो फेस कर रहा है, उसका इन्हिसार है
उस सब्सटेंस के ऊपर जो उसकी सोच को मुतासिर कर रहा है, यानी उसके फैसले में एक टोटली आउटसाइड फैक्टर है जो उसको असरअंदाज कर रहा है, उसकी ख्वाहिशात और इंतखाब के अमल को महदूद और मुतय्यन कर रहा है। असल बात यह है कि हम नशे के आदी अफराद को इखलाकी जिम्मेदारी, मोरल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उस शख्स के मुकाबले में मुख्तलिफ नजर से देखते हैं जो वही फैसला बगैर किसी लत के कर रहा हो, बगैर किसी एडिक्शन के कर रहा हो। और ये फर्क कितना है, इसका इन्हिसार आपके अपने जाती मौकफ पर है। मुमकिन है आपके नजदीक ये फर्क बहुत ज्यादा ना हो। मैं एक फिलॉसफी पॉडकास्टर हूं, मेरा मकसद यहाँ नशे के बारे में कोई कतई दावा करना नहीं है। इस बहस का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि आजाद इरादे, फ्री विल पर गुफ्तगू वक्त के साथ किस तरह तरक्की करती रही है। और अगर हम वाकई इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि हमारी आजादाना इंतखाब की सलाहियत कहाँ मौजूद है, तो हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। तो एक फलसफी इस पूरे अमल को देखे और वो हो सकता है ये कहे कि शायद हमारा पूरा तस्वुर ही गलत समत में जा रहा है कि हम आजाद इंतखाब को किस तरह समझते हैं। मुमकिन है कि हमें अपनी ख्वाहिशात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल ना हो। जैसे जब आप सिगरेट चाह रहे होते हैं, अगर गौर करें तो आप अपनी जिंदगी में बैक वक्त बहुत सी मुख्तलिफ हद तक एक दूसरे के मुखालिफ ख्वाहिशात भी रख सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिजायर्स। इस नुक्ते नजर के मुताबिक शायद असल कंट्रोल इस बात पर नहीं कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात पर है कि हम खुद को किस अमल की तरफ माइल या मजबूर करते हैं, यानी हम किस चीज को करने का इरादा विल बनाते हैं। ख्याल यह है कि किसी एक लम्हे में आपके पास एक ही अमली इरादा होता है जिसकी तरफ आप खुद को ले जा रहे होते हैं, और शायद यही वो जगह है जहां हमारी आजादी वाक़ई होती है। लेकिन इरादे की आजादी, फ्रीडम ऑफ द विल भी उन्हीं मसाइल से टकरा जाती है जिनसे ख्वाहिश का तस्वुर दो चार था, हमारी वॉन्ट्स का तस्वुर। मिसाल के तौर पर हम कैसे जान सकते हैं कि जो चीज हम खुद को करने पर आमादा कर रहे हैं, वी आर विलिंग टू डू इट, वो वाकई हमारी आजादाना इंतखाब है, हमारा आजादाना इंतखाब है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा इरादा समाजी दबाव, सकाफत या मीडिया के जेरे असर हाईजैक तो नहीं कर लिया गया? और फिर सवाल यही रह जाता है, क्या हम वाकई आजाद कहे जा सकते हैं अगर हम अपने फैसले ऐसे हालात में कर रहे हैं जहां ये तमाम चीजें, बैरूनी असरात मुसलसल मौजूद